Hello Ashu. Okay, so let's continue with expansion in solids. Okay, so let's start with expansion in solids. Okay, most solids expand when heated due to increased vibrations of their molecules. Expansion in solids takes place in all directions. The size of the solid increases. Let us perform an activity to show that solids expand on heating. तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, जितने भी सॉलिड्स होते हैं ज़्यादातर जब भी हम उनको हीट करते हैं तो देखो मैंने क्या बताया था, जब हम किसी पर्टिकुलर मैटर को हीट करते हैं, चाहे कोई भी मैटर हो, तो क्या होता है उसको हम एनर्जी दे रहे हैं, है ना। और जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सपोज़ यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल था और उसको ज़्यादा एनर्जी मिल गई, तो वो क्या होगा, वो तेज़ तेज़ वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी। अब जब वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं, जो सॉलिड किसी भी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं तो उसकी वजह से सॉलिड में एक्सपेंशन आता है। एक्सपेंशन मतलब बढ़ जाना साइज़ का। एक्सपेंशन इन सॉलिड्स टेक्स प्लेस इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिक एक्सपेंशन। तो सॉलिड्स का जो सॉरी वेट व्हाट इज़ दिस, ओके सॉरी थोड़ी दिक्कत हो गई थी। हाँ, तो सॉलिड्स का जो एक्सपेंशन होता है वो हर एक डायरेक्शन में होता है। हम ये नहीं कह सकते कि लीनियरली बढ़ रहा है या फिर एरिया वाइज बढ़ रहा है, वो हर डायरेक्शन में एक्सपैंड होते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है लेट अस सी एन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी तुम खुद करोगे, ओके, इट्स योर होमवर्क। ऑल्दो solids expand on heating but the degree of expansion is not same for the same increase in temperature. Okay, हालांकि जो सॉलिड्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं हीट होने पर, बट डिग्री ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि उनका जो एक्सपेंशन है वो कितना हो रहा है, कितना एक्सपेंशन उनमें हो रहा है, मतलब कि डिग्री यानी कितने डिग्री से एक्सपैंड हो रहे हैं। कोई इतना एक्सपैंड हो रहा है, कोई इतना एक्सपैंड हो रहा है, कोई इतना एक्सपैंड हो रहा है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। तो सेम टेम्परेचर पर सेम नहीं रहती वो, यानी हम टेम्परेचर सभी को सेम रखें, यानी सपोज़ बेसिकली ना ये मेटल टू मेटल डिफ़र करता है कि हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। सपोज़ मैंने लिया एक तरफ आयरन और एक तरफ ले लिया मैंने गोल्ड। अब मैंने दोनों को सेम टेम्परेचर दिया है, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर गोल्ड एक्सपैंड होना स्टार्ट होगा उस टेम्परेचर पर आयरन एक्सपैंड होना स्टार्ट होगा भी नहीं, ओके। बट अगर मान लो हम कोई और ले लें, सपोज़ गोल्ड एंड सिल्वर हम ले लेते हैं। एक तरफ मैंने गोल्ड लिया, एक तरफ सिल्वर लिया। अब मैंने दोनों को सेम टेम्परेचर दिया है, दोनों का जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है वो सेम है, लेकिन जिस टेम्परेचर पर गोल्ड एक्सपैंड होना स्टार्ट हो रहा है और जिस सेम टेम्परेचर पर जितना एक्सपैंड गोल्ड हो रहा है और जितना एक्सपैंड सिल्वर हो रहा है वो दोनों कभी सेम नहीं होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मटेरियल है वो अलग हो गया, मेटल्स अलग हो गए, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अलग हो गई, ओके। दिस कैन बी चेक्ड बाय परफॉर्मिंग अनदर एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ अ बायोमेटालिक स्ट्रिप। ये तुम घर पर कर नहीं सकते, बट या ऑफकोर्स पढ़ सकते हो, तो ये भी होमवर्क है। अप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, हाँ इसमें आएगा वो रेलवे ट्रैक वाला जो तुमने पूछा था। ओवरहेड पावर लाइन्स, ड्यूरिंग विंटर द इलेक्ट्रिक केबल्स बिटवीन टू पोल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम्स taut, okay, and in summer they expand and hang down. This is the reason why they are not put up very tightly. देखो जो पावर लाइंस होती हैं बड़ी बड़ी, कभी अगर तुमने फार्म्स देखे हैं, खेत देखे हैं, खेतों में जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं रावण जैसे दिखने वाले, वो बड़े बड़े टावर्स पर से जो पावर केबल्स जारी होती हैं वो थोड़ी सी झूली झूली सी होती हैं, राइट, ढीली ढीली सी, झूली झूली सी। वाई इज़ दिस सो? क्योंकि विंटर्स में जो वो होती है, क्योंकि देखो वायर्स मेटल की बनती है, कॉपर की बनती है ना, तो विंटर्स में जो मेटल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया तो मेटल क्या होगा, श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो थोड़ी सी टाइट सी हो जाती हैं विंटर में अपने आप, क्योंकि मेटल थोड़ा टाइट हो गया। इसीलिए उनको कभी भी ज़्यादा टाइटली नहीं बांधा जाता, क्योंकि समर में वो थोड़ी लूज़ हो जाती हैं। लूज़ हो क्या जाती हैं, हम उनको लूज़ रखते हैं बेसिकली, हम उसको टाइट नहीं बांधते कभी भी, हम उसको लूज़ ही रखते हैं, ठीक है, सो दैट विंटर में वो टाइट अपने आप हो जाएं। क्योंकि अगर हम ऑलरेडी टाइट बांध देंगे तो उनके टूटने का डर है विंटर्स में, जिससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। रेलवे ट्रैक्स, देखो ये आ गया रेलवे ट्रैक्स का। गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द रेलवे ट्रैक्स टू अलाउ स्पेस for expansion. During summer the railway tracks expand and during winter they contract.
तो मैंने पहले भी बताया था कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। जैसे ये एक लाइन जा रही है, रेलवे लाइन, जो रेल उसको बोलते हैं, रेलवे ट्रैक की एक जो पर्टिकुलर लाइन है उसको रेल कहते हैं। तो वो जो रेल है मेटल की, उसमें हल्का सा ना बीच में गैप छोड़ दिया जाता है। कभी तुमने नोटिस भी किया होगा शायद, अगर किया है तो अच्छी बात है। सो वो गैप किस लिए होता है? क्योंकि विंटर्स में रेल्स जो हैं, जो मेटल की हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और समर्स में वो अपने आप एक्सपैंड हो जाती हैं ताकि वो गैप फिल हो सके। अब अगर वो गैप नहीं होगा तो क्या होगा? तो मेटल तो एक्सपैंड होगा। अब अगर वो इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जिससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ना, क्योंकि उसकी शेप बिगड़ जाएगी। इसीलिए गैप छोड़ने पड़ते हैं। Bridges. Expansion joints are made while building bridges. These allow the bridges to expand during summer without collapsing. अब ब्रिजेस जो होते हैं उनके अंदर एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट्स जैसे कि देखो यहाँ पर जो ब्रिज हमें दिख रहा है फ़ोटो के अंदर, इसमें कि ऊपर ऐसे जाके फिर वो नीचे आ रहा है और ये ऐसे बना रखे हैं सारे जॉइंट्स। तो ये एक्सपेंशन जॉइंट्स जो होते हैं ये क्यों होते हैं? ताकि जो ब्रिज है वो आसानी से समर टाइम में एक्सपैंड हो सके जितना भी उसको होना है, सो दैट टूटे ना या कोई दिक्कत ना आए। Useful applications of expansion of solids. To open the cap of a new bottle of jam, heat around the cap with a candle flame. Nice. The cap expands and you will be surprised at the ease with which you can open it. कभी अगर तुमसे किसान जैम का जार का जो ऊपर की लिड होती है वो नहीं ओपन हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो क्या करो, एक कैंडल लिट करो और उसके आसपास हल्की हल्की थोड़ी देर के लिए रख दो। थोड़ी देर के लिए उस लिड के पास उस कैंडल को रख दो, किनारे के पास। थोड़ी देर में ना वो मेटल जो है हीट होकर थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, और जब वो हीट होकर एक्सपैंड हो जाएगा तो तुम उसको आसानी से खोल सकते हो। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि तुम कितनी आसानी से इसको खोल पाए। साइंस। The iron rims of the wheels of bullock carts are made slightly smaller than the wooden wheel. The rim is heated to expand it. While it is still hot, it is slipped on the wheel and water poured to rim is heated to expand it. Okay, sorry, to cool it quickly. The rim contracts and grips the wheel firmly. देखो क्या होता है, जो आयरन रिम्स होते हैं बैलगाड़ी के, यानी आयरन के रिम्स, एक तो होती है लकड़ी के रिम्स अंदर जो जैसे रिम क्या होता है पहले ये बताता हूँ। जैसे बाइक, स्कूटी या कार देखिए, उनके अंदर सिल्वर जो लाइनिंग होती है, ठीक है, ग्रेइश सी, वो रिम्स होते हैं। अब जो आयरन के रिम्स होते हैं ना बुलक कार्ट्स के, उनको थोड़ा सा पतला बनाया जाता है जानबूझ के। पतला बनाने के बाद जब उनको फिट करते हैं ना टायर के अंदर, तो उनको हीट करके थोड़ा सा एक्सपैंड करा दिया जाता है। जब वो एक्सपैंड होते हैं, देखो रिम्स कैसे होते हैं, हमने अगर साइकिल का रिम कभी देखा होगा तो साइकिल का रिम ऐसे एक्सपैंडेड, मतलब किनारियाँ निकली होती है और उसके अंदर टायर फिट होता है ना, ऐसे रिम्स ऐसे होते हैं और टायर ऐसे अंदर फिट होता है। तो वो जो रिम है उसको वो थोड़ा सा हीट करके एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि वो पतला बनाया था उन्होंने। और हीट करके जब उसको वो एक्सपैंड करते हैं तो फिर वापस उसके ऊपर वो पानी डाल देते हैं कूल करने के लिए, और वो टायर को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं ताकि टायर ना निकले बुलक कार्ट का। ओके, बैलगाड़ी। So Pyrex glass which expands very little when heated is used as ovenware for baking. Pyrex एक ग्लास होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का ग्लास होता है पायरेक्स, उसको हम अवन में रखने, अवन में कोई चीज़ हीट करनी है तो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स, पर्टिकुलर यूटेंसिल्स होते हैं। सो जो पायरेक्स ग्लास है उसको हम रखते हैं अवन के अंदर, क्योंकि वो बहुत कम एक्सपैंड होता है हीट होने पर, तो वो उसकी एक क्वालिटी हो गई, उसको हम यूज़ कर पाते हैं। Repeated expansion and contraction of rocks over a long period of time results in the breaking down of rocks to form soil. ये हमने पहले भी पढ़ा था जियोग्राफी में कि जो रॉक्स हैं बड़ी बड़ी, तो उनमें बहुत टाइम तक ऐसे एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, क्योंकि समर विंटर टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो जो वो रॉक्स होती हैं वो टूट कर सॉइल बना देती हैं, यानी जो रॉक्स हैं वो उनका इरोजन हम बोल सकते हैं कि हो जाता है। बट इरोजन पानी की वजह से भी होता है। ऑफ कोर्स पानी गिरेगा तो टेम्परेचर ही कम होगा। सो बेसिकली वहीं पर सारे पॉइंट जाएंगे। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। अब हम एक्सपेंशन इन लिक्विड्स पढ़ते हैं। लिक्विड स्टेट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। कोई भी लिक्विड स्टेट जो होती है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि माप, मेजर कि कितना है वो। सपोज़ 1 लीटर मेरे पास वाटर है तो उसकी शेप चाहे कुछ भी हो सकती है। मैं उसको कांच के ग्लास में डालूँगा तो वो वैसी शेप ले लेगा, उसको मैं फ्लोर पर स्पिल कर दूँगा तो वो अलग अलग शेप हो जाएंगी उसकी, बिखर जाएगा वो। सो बेसिकली जो हमारा वाटर यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं
उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर मैंने 1 लीटर वाटर लिया है तो वो 1 ही लीटर रहेगा, ठीक है। लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर पोर्ड। वो हमने देखा कि लिक्विड क्या करते हैं, जिस वेसल में उसको डाला जाता है वो वैसी ही शेप ले लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड, thus they vibrate more frequently as compared to molecules of solid. All types of liquids expand on heating. अब देखो, जो सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें, सॉलिड्स के पास सॉलिड्स के जो तुम्हारे ही मैसेजेस आ रहे हैं रिकॉर्ड करते वक्त, नाइस। तो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितनी तेज़ी से वो वाइब्रेट करते हैं, उनसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वाइब्रेशन किस में होती है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल में। सॉलिड से ज़्यादा कौन से वाइब्रेट होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उनके बीच में। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, देखो हर एक मॉलिक्यूल में एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे वो बंधे रहते हैं। अब वो जो सॉलिड है उसके अंदर जो स्पेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज़्यादा होता है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उससे कंपेयर करेंगे तो कम होगा, है ना। तो इसीलिए वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वाइब्रेट करता है, और उसकी वजह से जो लिक्विड्स होते हैं, हर एक तरह का लिक्विड हीट करने पर एक्सपैंड हो जाता है। लेट्स सी, ये एक्टिविटी एक और आ गई, अनदर होमवर्क फॉर यू, तुम ही करोगे। फ्रॉम एक्टिविटी 4 वी कंक्लूड ओके दैट लिक्विड्स एक्सपैंड बाय एब्जॉर्बिंग हीट। हाँ, तो लिक्विड कैसे एक्सपैंड होते हैं, हमने एक्टिविटी 4 से देखा कि लिक्विड कैसे एक्सपैंड होते हैं, हीट एब्जॉर्ब करके। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स, यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं वो सॉलिड से ज़्यादा एक्सपैंड भी होते हैं। दिस इज़ बिकॉज द हाइट, अच्छा ये चलो जो लेवल है हमारे पास, लेवल यानी कि ये जो हमारे पास इन्होंने एक्टिविटी दी है, तुम खुद एक बार पढ़ना, फिर मैं समझाऊंगा बाद में कभी जब मिलेंगे। इट्स नॉट दैट नेसेसरी, हमें बस कंक्लूजन देखना है तो वो हमने बता दिया। ऐसा क्यों होता है, देखो जो सॉलिड होता है, अगर हम कंपेयर करेंगे, किसी सॉलिड को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी और किसी लिक्विड को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी, तो लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड होगा उसी हीट में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो गई ना सॉलिड से। हम तो मेटल में भी देख पाए थे कि एक मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा था, यहाँ तो स्टेट ही चेंज हो गई, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। एक्सपेंशन इन गैसेस, अब हम गैसेस की बात करते हैं। देखो गैसेस के पास ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही कोई फिक्स्ड शेप होती है, ओके। इनका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, अगर मैंने 1 लीटर गैस ली है तो वो कम ज़्यादा हो सकती है, और इनकी कोई शेप भी नहीं होती। नाउ सी, जो गैसेस होती हैं इनका जो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी बहुत कम होगा, ओके। एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, उनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम या शेप नहीं होती। गैसेस टेक अप द शेप ऑफ द प्लेस वेयर फिल्ड अप, गैसेस जहाँ पर भी फिल होती हैं वहीं की शेप ले लेती हैं। एक स्क्वायर रूम में अगर हम गैस फिल कर देंगे तो वो स्क्वायर बन जाएंगी, हालांकि वो हमें दिखेंगी नहीं। गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, वो है ही, हम पढ़ रहे हैं वो। गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट सो फर्मली बाउंड टू ईच अदर एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अभी मैंने बताया था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। दस दे एक्सपैंड मोर देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, तो वो लिक्विड और सॉलिड दोनों से ज़्यादा एक्सपैंड होती हैं, कौन, गैसेस। ये एक्टिविटी है, ये तुम खुद करना। टेम्परेचर, द वाटर बॉटल केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज़ कोल्ड, द आइस क्यूब्स इन द फ्रीज़र ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर वेरी कोल्ड, हाउएवर द वाटर दैट कम्स फ्रॉम द टैप इज़ नॉट दैट कोल्ड। You must have the same observation with warm or hot water. We often use the words cool, hot, warm, and very hot to describe one of the physical properties of matter. These terms are relative because we do not know how cold the water is in the refrigerator or how warm is the water which is kept on the gas stove. Therefore, we need to measure the degree of coldness or hotness of a body. The degree of hotness or coolness of a body is referred to as its temperature. In other words, we can say that temperature is a measure of the average heat or thermal energy of a substance. Since it is an average measurement, it does not depend on the number or sizes of particles in an object.
Thus, the temperature of a small cup of boiling water is the same as the temperature of a large pot of boiling water, even if the large pot is much bigger than the cup and has millions and millions of water molecules. Okay, देखो अब हमने जो पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। फ्रिज में जो बॉटल रखी है वाटर की वो ठंडी है, लेकिन फ्रीज़र के अंदर जो आइस क्यूब्स हैं वो और ज़्यादा ठंडी हैं। जो टैप में से पानी आ रहा है वो थोड़ा गर्म है, मतलब नॉर्मल सा है, और गैस के ऊपर जो पानी रखा है वो थोड़ा वार्म है, दूसरी गैस पर पानी रखा है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये जो बहुत ज़्यादा गर्म यानी वेरी हॉट, वार्म यानी थोड़ा गर्म, कोल्ड यानी ठंडा, नॉर्मल यानी जो रूम टेम्परेचर, और वेरी कोल्ड यानी बहुत ठंडा, ये जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं ये हमें बता तो देंगे कि कैसी है। हम अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं अलग अलग फिज़िकल प्रॉपर्टी के लिए, यानी कितना है, हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट नाप रहे हैं कि उसके अंदर हीट कितनी है। ओके, तो इसीलिए उसकी डिग्री नापनी होती है कि एक्चुअल में वो है कितनी। तो हम टेम्परेचर को बीच में लाए, टेम्परेचर यानी तापमान, पहले भी देखा था हमने, यानी हीट को मेजर करते हैं हम, ताप का मान, तो हीट को मेजर करते हैं टेम्परेचर दिस इज। एंड जो हमारा टेम्परेचर होता है ना उसको हम एक एवरेज के बेस पे निकालते हैं, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की एवरेज होती है, वो उनमें जितनी हीट है उनका एवरेज एक तरह से। सो इसीलिए अगर एक कप ऑफ बॉइलिंग वाटर लूँ उसका भी जो टेम्परेचर है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और एक बड़ा बर्तन, पतीला कह लो, बड़ा बर्तन कोई भी, उसमें अगर मैं एक बॉइलिंग वाटर लूँ उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, बिकॉज़ ये एवरेज है, यहाँ पर बात एवरेज की हो रही है। ठीक है, मेरे हाथ को ज़्यादा बड़ा लग रहा है इसमें। हालांकि जो बड़े वाला बर्तन है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस हैं एज़ कम्पेयर टू छोटा कप, बट स्टिल द एवरेज निकालिए तो एवरेज इज़ सेम, टेम्परेचर इज़ सेम। वी नीड टू मेजर द टेम्परेचर every moment of the day. We feel hot on hot sunny day or when we have a fever. Similarly, we feel cold when it is foggy outside or when we eat ice creams. तो हम टेम्परेचर हर रोज़ करते हैं, हर मोमेंट हम ज़रूरत होती है हमें टेम्परेचर मेजर करने की, मतलब मेजर इन द सेंस यूँ नहीं कि हर जगह मैं थर्मोमीटर लेकर घूमूंगा, बेसिकली हमें एक सेंस होती है उस चीज़ की। हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो ठंडा फील होता है, ठंड में ठंडा फील होता है, गर्मी में गर्म फील होता है। The unit of measuring temperature is Celsius और Fahrenheit. The SI unit of temperature is Kelvin. SI unit होती है यूनिवर्सल, सबसे बेसिक। ओके, बाकी यूनिट्स इससे निकलती हैं केल्विन से। क्यों? क्योंकि जो केल्विन नाम का साइंटिस्ट था उसने टेम्परेचर की खोज की थी, तो इसीलिए उसने अपना नाम दे दिया इसकी यूनिट को केल्विन। तो SI यूनिट हो गई केल्विन जो सबसे बेसिक है। उसके बाद बहुत सारी होती हैं, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो मेनली हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ही देखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो हम सेल्सियस यूज़ करते हैं, वैसे फ़ारेनहाइट बॉडी के लिए यूज़ होता है। मेजरिंग टेम्परेचर ओह क्लास होने वाली है, चलो इसका फर्स्ट पैराग्राफ कर लेते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। 3 स्केल से हम मेजर करते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ। एक होता है सेल्सियस स्केल, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा होता है केल्विन स्केल। अभी हमने देखा था। द सेल्सियस स्केल एंड द फ़ारेनहाइट स्केल्स आर 2 मोस्ट कॉमनली यूज स्केल्स। ज़्यादातर कौन से यूज़ होते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। केल्विन टेम्परेचर स्केल इज़ यूज फॉर साइंटिफिक वर्क। केल्विन टेम्परेचर स्केल जो है, यानी केल्विन में कब नापा जाता है? जब सिर्फ कोई साइंटिफिक काम करना हो। लेट अस स्टडी दीज इन डिटेल्स। चलो कर ही लेते हैं। दिस स्केल, सेल्सियस स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर वॉज क्रिएटेड बाय एंडर्स सेल्सियस। सेल्सियस स्केल किसने बनाया था? एंडर्स सेल्सियस ने। तो उसने अपना नाम दे दिया। मैं बनाता तो भारद्वाज स्केल होता या हिमांशु स्केल होता। सिंस देर आर 100 डिविजन्स और 100 डिग्रीज इन द स्केल, ही कॉल्ड इट सेंटीग्रेड स्केल। ठीक है, सेंट का मतलब होता है 100, CENT। सेंट का मतलब होता है 100। रोमन, अगर रोमन नंबर तुमने किए हैं तो पता होगा, सेंट का मतलब होता है 100। सो अब इस वाले स्केल में 0 से 100 तक के हमारे पास नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको उसने नाम दिया सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा नाम। टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करते हैं। फॉर रीडिंग द टेम्परेचर ऑफ anything on the scale, we need 2 fixed temperatures. The temperature of melting of ice is used as the lower fixed point. Temperature of boiling water is used as upper fixed point. अब देखो, जब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो
एक सबसे कम और एक सबसे ज़्यादा हमें चाहिए, क्योंकि उसी के बीच में तो मेजर कर पाएंगे। तो जो फ्रीजिंग ऑफ आइस यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस फ्रीज़ होती है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया कि जिस टेम्परेचर पर आइस फ्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। और 100 डिग्री सेल्सियस लिया गया, नहीं मैं थप्पड़ नहीं दिखा रहा, सॉरी, 100 डिग्री सेल्सियस लिया गया जहाँ पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो उनके बीच में हम सेल्सियस में हमेशा नापते हैं। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस विच इज़ अपर फिक्स्ड पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, अपर फिक्स्ड। एंड फ्रीजिंग यानी लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया, फ्रीजिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, सॉरी, फ्रीजिंग ऑफ आइस नहीं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या आइस, यानी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आते ही मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल हम कल करेंगे। सो आज जितना कराना था उतना हो गया। टेक केयर। एक्टिविटीज़ होमवर्क में ज़रूर करनी है। हॉलीडे होमवर्क में कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछना ज़रूर है। एंड या वी विल कंटिन्यू द चैप्टर अगेन। टेक केयर, बाय।